2003 में एक स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ था। उसी की स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये स्कैम कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 30,000 करोड़ का स्कैम था जो एक फ्रूट बेचने वाले ने किया था। कोई भी स्कैम यूं ही एक झटके में नहीं हो जाते। इनको प्लान करने में कई लोगों की मेहनत और कई साल लग जाते हैं, तब जाके होता है एक सक्सेसफुल स्कैम। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको भी ये वंडरफुल स्टोरी पता चल सके। वेलकम टू मूवी मास्टर। पर्दाफाश होने के बाद जिसने ये स्कैम किया यानी अब्दुल करीम तेलगी, उसे हॉस्पिटल में सोडियम पेंथोल का इंजेक्शन लगाकर उसका नार्को टेस्ट किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इस स्कैम में उसके साथ कौन कौन जुड़ा था। फिर अब्दुल ये कहानी कैसे शुरू हुई वो बताता है। 1982 में अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटक के एक गांव खानापुरा के आसपास आने वाली ट्रेनों में फ्रूट बेचा करता था। उसके फ्रूट बेचने का अंदाज सबको पसंद आता था। उसी ट्रेन में शौकत भाई भी बैठे थे। उनको भी अब्दुल का अंदाज पसंद आया, इसलिए उन्होंने अब्दुल को अपना एड्रेस दिया और मुंबई आने को कहा। उन दिनों अब्दुल खानापुर गांव की झोपड़पट्टी में रहा करता था। जगह जरूर छोटी थी लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, इसलिए वो अपनी माँ से इजाजत लेकर पहुंच गया शौकत भाई के पास मुंबई में। मुंबई में पांव रखते ही उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी। फिर अब्दुल शौकत भाई के पास जाता है। उन दिनों शौकत भाई के कमरे और तिजोरी दोनों ही खाली थी। फिर अब्दुल ने अपना दिमाग चलाया और विजिटिंग कार्ड को हर पान बीड़ी वाले और टैक्सी वाले को बांट आया और साथ में उनको कमीशन का भी लालच दे दिया। अब धंधा 4 गुना हो गया, इसलिए अब्दुल की इज्जत और पगार दोनों डबल हो गए। उन दिनों अब्दुल का लक बड़ा ही सॉलिड चल रहा था। शौकत भाई की बेटी नफीसा के साथ अब्दुल का टांका भिड़ा और उन दोनों का निकाह हो गया। फिर अब्दुल के सपने और भी बड़े हो गए और वो इंडिया से बाहर गल्फ में काम करने चला गया। फिर 7 साल बाद उसे अपने घर परिवार की याद सताने लगी, इसलिए वो अपना ताम झाम लेकर वापस इंडिया आ गया। अब इंडिया में उसने कबूतरबाजी का धंधा शुरू कर दिया। कबूतरबाजी समझते हो? नकली कागजात पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजना। लेकिन ये धंधा भी ज्यादा चल नहीं पाया और अब्दुल को पुलिस पकड़ कर ले गई। उनका केस आया इंस्पेक्टर मधुकर डोंबे के पास। उन्होंने अब्दुल की अच्छी सेवा पानी की, फिर उसको लॉकअप में बंद कर दिया गया। वहाँ उसकी मुलाकात कौशल झावेरी के साथ हुई। उसका यहाँ पर रोज का आना जाना था। उसका मानना था कि डांस बार हो या पुलिस स्टेशन, एक बार जो यहाँ आ जाए वो बार बार आता ही रहता है। फिर शौकत भाई अब्दुल की जमानत करवाते हैं। घर जाकर अब्दुल अपनी सफाई देता है कि मैं तो लोगों का भला ही कर रहा था, जो बेचारे अपना भविष्य बनाने वहाँ जाना चाहते थे और जिनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, मैं उनको किस्मत आजमाने का मौका दे रहा था। फिर शौकत भाई कहते हैं दायरे में रहकर काम करो, आइंदा मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। अब्दुल को आगे कुछ भी करने के लिए पुलिस रिकॉर्ड में से अपना नाम हटवाना था, इसलिए वो जाता है एडवोकेट गणेश कांबले के पास। इनके बारे में अब्दुल को कौशल झावेरी ने बताया था। वो कहता है इंस्पेक्टर मधुकर डोंबे को रिश्वत खिलानी पड़ेगी। फिर अब्दुल अपना दिमाग चलाता है और गणेश कांबले को कहता है कि आप इंस्पेक्टर को अपनी जेब से रिश्वत दें और समझ लो कि ये आपने मुझ पर इन्वेस्ट किया है, बदले में मैं आपके पास बहुत सारे क्लाइंट लेकर आऊंगा। गणेश कांबले अब्दुल की बातों में आ गया। कुछ दिन बाद अब्दुल शौकत भाई के होटल की रिसेप्शन पर बैठा था, तभी उससे मिलने के लिए कौशल झावेरी आया। वो कहता है अगर खुद के पैसे कमाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, प्लान समझाता हूँ। फिर कौशल अब्दुल को अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ वो अब्दुल को शेयर मार्केट के फिजिकल डेट सर्टिफिकेट दिखाता है। एक सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा 5 बार किसी पार्टी के नाम ट्रांसफर हो सकता है और उसके बाद वो पुराने सर्टिफिकेट को रद्दी बनाकर संभाल कर रख देते हैं और फिर नया सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। उस रद्दी में से अगर थोड़ी बहुत रद्दी गायब हो भी जाए तो किसको परवाह है। और इस रद्दी में छिपा है खजाना यानी एडहेसिव स्टैम्प। हर स्टैम्प की कीमत अलग अलग होती है, 1, 2, 5 से लेकर 10 रुपए तक। अब आगे का कमाल होता है केमिकल का, जो पेपर से स्टैम्प को अलग कर देता है और फिर कुछ केमिकल की हेल्प से स्टैम्प के ऊपर से स्याही हटाई जाती है। अब जो स्टैम्प बच जाती है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कम कीमत में बेच दिया जाता है। अब की बार जब वे स्टैम्प बेचने जाते हैं तो अब की बार वहाँ उनकी बहुत ही कम कीमत लगाई जाती है, इसलिए वे अपनी स्टैम्प नहीं बेचते। फिर बाहर जाते समय उनको समझ में आ जाता है कि वे कोलकाता गैंग वालों से बहुत ही कम कीमत में स्टैम्प खरीद रहे हैं। फिर जब कौशल उनसे पूछता है कि हमारे धंधे में क्यों टांग अड़ा रहे हो, तो कोलकाता गैंग वाला बाबू कहता है यहाँ जिसके पास लाठी होती है भैंस उसी की होती है। फिर कौशल अब्दुल को समझाता है कि सबसे पहले ये रेवेन्यू स्टैम्प ओल्ड कस्टम हाउस में आते हैं, फिर वहाँ से कुछ कर्मचारियों से सेटिंग करके ये आधे भाव में उनसे खरीद लेते हैं और अपना थोड़ा बहुत मार्जिन रखकर यहाँ आकर बेच देते हैं। इनका गम वाश का खर्चा भी नहीं लगता और ना ही मेहनत। अब अगले दिन वे कोलकाता गैंग वालों का पीछा करते हैं जो टिफिन में उनके लिए बिरयानी लाया करते थे।
वे जिस टिफिन में उनके लिए बिरयानी लाया करते थे उसी टिफिन में उनके लिए स्टैंप जाया करती थी। लेकिन अब्दुल समझ जाता है कि एक कर्मचारी ऐसा भी है जिसको खाने के लिए बिरयानी नहीं मिलती। फिर वे आधी रात को उसे गली के नुक्कड़ पे पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम भी बिरयानी खाना चाहते हो तो कल बीएससी के सामने वाले पार्क में आ जाना। फिर उम्मीद के अनुसार वो उन दोनों से मिलने जाता है। वो उनके लिए रिवेन्यू स्टैम्प तो नहीं बल्कि स्टैम्प पेपर लेकर आया था। लेकिन इतने में वहाँ कोलकाता गैंग वाले आ जाते हैं और उन तीनों को खूब पीटते हैं। फिर वे स्टैम्प पेपर अपने साथ ले जाते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें अब्दुल देख लेता है। फिर रात को घर पर शौकत भाई अब्दुल के वैसे ही एक स्टैम्प पेपर पर साइन लेते हैं। दरअसल वो उनकी वसीयत थी जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ अब्दुल की बेटी के नाम कर दिया था। फिर अगले दिन अब्दुल हॉस्पिटल पहुंच जाता है विट्ठल भाऊ के पास और उनसे पूछता है कि इस पेपर में ऐसा क्या था जो वे उसे लूट कर ले गए। विट्ठल भाऊ बताता है कि तुम जिस स्टैम्प के पीछे पड़े हो वो तो कुछ भी नहीं है, स्टैम्प पेपर बादशाह है। आज मैं जो भी पेपर लेकर आया था उनकी कीमत लगभग 15,000 रुपए थी। ऐसे पेपर कभी कभी आते हैं। फिर अब्दुल उससे स्टैम्प पेपर की पूरी जानकारी लेता है। फिर अब्दुल कौशल के पास जाता है और उसे समझाता है कि भारत सरकार पूरे देश में एक साल में 33,000 करोड़ रुपए के स्टैम्प पेपर बेच देती है और उसमें से 2500 करोड़ केवल मुंबई से रेवेन्यू जनरेट होता है। चाहे किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो, चाहे किसी की वसीयत लिखनी हो, कंपनी डीड, सेल डीड, पार्टनरशिप डीड, हर तरह के एग्रीमेंट या कोर्ट मैरिज ही क्यों न करनी